नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के मैगजीन समरी एंड एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी इस सीरीज में जो भी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं उनमें प्रकाशित जो भी आर्टिकल्स होते हैं उनकी समरी और उनके संदर्भ में विश्लेषण करते हैं। इसी क्रम में आज हम जिस मैगजीन में प्रकाशित महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर चर्चा करने वाले हैं वो मैगजीन है इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली। तो इस मैगजीन में प्रकाशित जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। दो आर्टिकल्स हम लेंगे जो आपके काम की हैं। पहला परिसीमन और संघवाद के शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। तो इससे जुड़े हुए जो भी संघीय सिद्धांत हैं, परिसीमन जो प्रक्रिया है, छोटे राज्यों की जो आवाज़ है, संघीय जो संकट है, केंद्र सरकार और जो भी राज्य स्वायत्ता है उस पर हम बात करेंगे। और दूसरा जो आर्टिकल हम ले लेंगे वो है भारत में जो भी मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, और जो एआई है उसकी इसमें जो भूमिका है उस पर हम चर्चा करेंगे कि भारत में जो मानव विकास है उसकी स्थिति क्या है। जो भी इसके लिए रिपोर्ट जारी किया जाता है उसमें क्या महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं और उसमें कौन से कंसर्न है, कौन सी चिंताएं हैं भारत में मानव विकास को लेकर, उस पर हम बात करेंगे। खासतौर पर भारत का जो एसडीआई है उसके संदर्भ में जो वैश्विक देश हैं उनसे हम एक तुलनात्मक जो भी अध्ययन है वो करने का प्रयास करेंगे। और ख़ास तौर पे ये भी हम देखेंगे कि मानव जो विकास है उसमें जो भी असमानताएं हैं उनका जो प्रभाव है वो क्या देखने को मिल रहा है। तो ये सारे आंकड़े हैं, लिंग जो भी असमानता है उसका क्या प्रभाव होता है, तो बहुत सारे ऐसे विभिन्न जो पहलू हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। जून एंड ऑफर के तहत 75% का जो डिस्काउंट है ये आपके संस्कृति के द्वारा संचालित सभी जो ऑनलाइन, इसके अलावा देखें तो जो लाइव टेस्ट सीरीज और जो डीएलपी कोर्सेज हैं उन पर प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए जो ऑफर वैलिडिटी है वो 22 से 27 जून 2025 है। तो इस छूट के तहत देखें तो बहुत सारे कोर्स हैं जिन पर आपको छूट प्रदान किया जा रहा है। जैसे आईएएस जो भी फाउंडेशन जो कोर्स हैं पीटी मेंस के लिए ये संचालित होते हैं, तो इन पर मोर देन 60% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। जो प्रमुख कोर्स संचालित होते हैं जीएस ओनली है, जीएससी सेट का कम्बो पैक है, ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं, ऑप्शनल जो कोर्स हैं, तो इन पर 60% से अधिक की छूट दी जा रही है। खास बात है कि ये सारे कोर्स आपको ईएमआई की सुविधा पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो पीसीएस फाउंडेशन कोर्स हैं, इस कोर्स के तहत संचालित बहुत सारे कोर्स हैं, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएस, तो इन सभी कोर्स पर अप टू 70 to 75% का जो छूट है वो आपको प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए भी ऑफर वैलिडिटी वही है 22 से 27 जून 2025। अगला जो कोर्स है वो 71वीं बीपीएससी पीटी टारगेट बैच है, 70 दिवसीय कार्यक्रम है। तो इस कोर्स पर भी आपको फ़ी में छूट दी जा रही है और डिस्काउंट के बाद ये जो फ़ी है इसके लिए 4500 मात्र है। और इसके कोर्स की जो शुरुआत है वो 30 जून 2025 को होगी। और इसके संदर्भ में देखें तो इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पूरी तरह से निःशुल्क प्राप्त होगी। एक और महत्वपूर्ण सूचना है, यूपीएससी जो मेंस एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 है, ये 140 दिनों का एक बड़ा ही गहन क्लासरूम प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट किया गया है। इसकी जो कक्षा है ये 3 जुलाई से स्टार्ट होंगी। इस कोर्स के तहत मुख्य परीक्षा पर यह पूरा रणनीति पर आधारित ये फोकस्ड कार्यक्रम होगा। उत्तर लेखन पर खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए एडवांस अप्रोच इसमें शामिल किया जाएगा। पूरा जो पाठ्यक्रम है वो कवर करते हुए इसमें 13 जो आपके अभ्यास के लिए टेस्ट भी शामिल किए गए हैं। खास बात है कि संस्कृति आईएएस की जो सबसे बेस्ट फैकल्टी है वो इसमें आपको गाइडेंस प्रदान करेगी। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के लिए जो फी स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। ऑफर जो फी है वो संस्कृति आईएएस के स्टूडेंट और जो सामान्य स्टूडेंट्स हैं इन दोनों के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। लेकिन इस समय देखें तो इसके लिए खास डिस्काउंट भी प्रदान किया जा रहा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और इस कोर्स का जो माध्यम होगा वो हिंदी होगा और दोनों मीडियम के छात्र इसका लाभ भी उठा सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो 9555 पर कॉल करके आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आर्टिकल्स देखते हैं। पहला जो आर्टिकल्स है ये कह रहा है कि परिसीमन और संघवाद भारत में देखें तो वर्ष 2026 के बाद होने वाला जो जनगणना है उसके संदर्भ में उसके बाद जो सीमांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो ये कहा जा रहा है चूँकि जनगणना के संदर्भ में चीज़ें बहुत कुछ अब क्लियर हो गई हैं, तो जब जनगणना हो जाएगी तो इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो परिसीमन की प्रक्रिया है वो क्या कर दी जाएगी, वो परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। और इससे क्या होगा कि जो भी संसदीय क्षेत्र होंगे
उन क्षेत्रों के संदर्भ में जो सीमाएं हैं, वो संसदीय क्षेत्रों की जो भी सीमाएं हैं वो फिर से क्या की जाएंगी, वो पुनर्परिभाषित की जाएंगी, वो क्या होंगी, फिर से निर्धारित की जाएंगी। इस तरह की बात कही गई है। जनसंख्या के आधार पर ये पूरा परिवर्तित हो जाता है और ये जो प्रक्रिया है ये क्या है कि संविधान के खास आर्टिकल के तहत की जाती है। ये आपसे पूछ सकता है कि किस आर्टिकल के तहत ये जो पूरी प्रक्रिया है ये संपन्न की जाती है। तो आर्टिकल जो 82 है, जो 82 संविधान का अनुच्छेद है, उसके तहत ये की जाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक कंसर्न है, एक जो चिंता है, वो अब सबके सामने देखने को मिल रही है। इसमें मुख्य जो चिंता है वो भारत का जो दक्षिणी भाग है, जो दक्षिणी राज्य हैं, उन नेताओं की है। उनका ये डर है कि जब सीमांकन होगा तो सीमांकन के बाद उत्तरी राज्यों की जो सीटें हैं वो घट सकती हैं। तो इस तरह की जो बात है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि इधर अगर साउथ के स्टेटों की हम बात करें तो इधर अगर आप देखेंगे तो जो साउथ के स्टेट हैं, यहाँ जो पॉपुलेशन है वो उत्तर की अपेक्षा आप देखेंगे कि कम है। यहाँ देखेंगे उत्तर वाले क्षेत्र में देखेंगे तो जो पॉपुलेशन है वो अपेक्षाकृत अधिक होगा, और इस कारण से जो सीमांकन होगा सीटों का, तो सीटों के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर दक्षिण के जो राज्य हैं, यहाँ पर जो सीटों की संख्या है, ये जो संख्या है ये क्या हो सकती है, ये घट सकती है। और उत्तर के क्षेत्रों में, उत्तर के जो राज्य हैं, वहाँ पर क्या हो सकता है कि जो सीटों की संख्या है, ये जो संख्या है ये क्या हो सकती है, ये बढ़ सकती है। ये विचार जो आता है ये संविधान के अनुच्छेद 81 से लेकर देखो 81, 170 का उल्लंघन करेगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का जो सिद्धांत है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। इस तरह के आने वाले समय में सीमांकन जो होने की बात कही जा रही है कि दोनों स्तरों पर देखें तो जो सीटों की संख्या है वो अगले जो भी परिसीमन होगा उसमें देखने को मिलेगा। और इसी कारण से दक्षिण के जो लीडर्स हैं वो परेशान हैं कि हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो क्या हो सकता है कि संसद में घट सकता है। अब इस तरह की जो बातें हैं वो अब देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संघीय सिद्धांत और जो भी परिसीमन की प्रक्रिया है, परिसीमन की जो प्रक्रिया है, इसको संघीय सिद्धांत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। यदि कुछ राज्यों को या कुछ राज्यों का अधिक जो प्रभाव है, उनका जो वर्चस्व है, अन्य राज्यों को नुकसान पहुंचता है, तो ये कहीं ना कहीं देखें तो जो एक लोकतंत्र की जो ढांचा है, जो लोकतंत्र की विशेषता है, उसके खिलाफ माना जा सकता है। साउथ के जो स्टेट हैं उनका जो भी सामाजिक और जनसांख्यिकी आधारित जो विकास है, इस आधार पर देखें तो राज्यों के कानूनी और लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि ये एक संरचनात्मक जो परिणाम है, न कि किसी सामूहिक किसी नैतिक विफलता का परिणाम है। तो इस तरह की बातें कही जा रही है। छोटे राज्यों की जो आवाज़ है और संघीय जो संकट है उसकी बात अब कहीं ना कहीं सामने आ रही है, क्योंकि भारत में कई सारे जो छोटे छोटे राज्य, जैसे पूर्वोत्तर में देखिए तो बहुत सारे राज्य हैं, या साउथ में भी कई छोटे छोटे आपको तटीय जो राज्य हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो भारत में कई जो छोटे राज्य हैं ऐसे में जिनकी संसद में केवल जो प्रतिनिधि है 1 या 2 होते हैं, तो ऐसे जो राज्य होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है, उनकी जो अपनी डिमांड होती है, उनके जो अपनी ज़रूरतें होती हैं, कहीं ना कहीं वो दब जाती हैं। खास करके जब बड़े राज्य अपनी समस्याओं को कहीं ना कहीं प्राथमिकता के तौर पे रखते हैं तो उनकी बातें नहीं सुनी जाती हैं। जैसे मणिपुर का जो संकट है, लंबे समय से देखें तो मणिपुर में जो एक जाति हिंसा है या और बहुत सारे मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों पर उस स्तर पे कहीं ना कहीं संसद में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उस पर कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो ये इसका उदाहरण हो सकता है। केंद्र और राज्य के संदर्भ में अगर स्वायत्तता की बात करें तो एक तरह से दबाव की स्थिति देखने को मिल रही है। कई बार जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो भी स्टेट है उनकी जो अपनी सोवरेनिटी है, जो स्वायत्तता है, उसको कमज़ोर करने के लिए जो एक केंद्रीकरण है उसकी जो प्रवृत्ति है उसको अपनाते हैं। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, हालिया निर्णय ने राज्य सरकार की जो भी विधायी और जो कार्यकारी शक्तियां हैं उनको दबाने का जो एक उदाहरण है वो देखने को मिला, जो संघीयता और राज्य स्वायत्तता की अवहेलना है। संघीय जो सिद्धांत हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कई सारे जो जरूरी कदम हैं वो भी उठाए जा सकते हैं। संघीय सिद्धांत को मजबूत करने के लिए जो भी राज्य है उनको अपनी उनकी जो स्वायत्तता है वो बढ़ानी पड़ेगी। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो राज्य सूची है
उस राज्य सूची की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो क्लाज हैं, उनको और विस्तार देना होगा। संघ को सीमित करना होगा, संघ के जो अधिकार हैं उनको और कम करना होगा। समवर्ती जो विषय हैं उन विषयों को साझा जो स्वभाव है, जो सुरक्षित उनके रखने की बात है, उसको ध्यान देना होगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो राज्यपाल हैं या जो गवर्नर हैं, उनकी जो भूमिका होती है उसको कहीं ना कहीं रीडिफाइंड करना होगा, उस पर पुनर्विचार करना होगा, या उसको पुनर्विचार करके जो भी इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है उनको कहीं ना कहीं बदलना होगा, ताकि जो शक्तियों के संदर्भ में जो एक प्रभाव देखने को मिल रहा है, वो जो प्रभाव है उसको कम किया जा सके। तो इस समय इस तरह के जो बदलाव हैं वो किए जा सकते हैं। खास तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि राज्यसभा सुधार और चुनावी जो प्रणाली है उसका भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। जो भी संघीयता है उसको मजबूत करने के लिए जो द्विसदनी प्रणाली है उस पर भी पुनर्विचार करना अब मांग है, इसकी ज़रूरत है। और राज्यसभा में राज्यों के जो भी समान प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, वो सुनिश्चित करने के लिए इसमें सुधार करने की अब ज़रूरत महसूस की जा रही है। इसके साथ ही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो चुनाव प्रणाली अपने देश में है और आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व है उसको अब शामिल करने की बात कही जा रही है। और इस तरह के जो बड़े बदलाव है वो भारत की संघीय जो चुनाव प्रणाली है उसको क्या कर सकते हैं, वो मजबूत कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें इस आर्टिकल में दी गई हैं। इसके अलावा भी कहा गया है कि संघीय और लोकतंत्र में एक गहरी अंतर्दृष्टि है। तो ये निश्चित तौर पे है, क्योंकि सीमा निर्धारण तक ही सीमित मामला नहीं है, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र की जो प्रतिनिधित्व है उसकी जो प्रकृति है उससे ये सीधे जुड़ जाता है। एक व्यक्ति की जो पहचान होती है, सामूहिक जो भी उसके इकाई की पहचान होती है, उसके समावेशन और लोकतांत्रिक जीवन के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत जैसे देश में देखें तो बहुत सारे जो भाषा वाले क्षेत्र हैं, भाषाई क्षेत्र हैं, सांस्कृतिक उनकी विशेषताएं अलग होती हैं, और इस कारण से देखें तो भाषाई और सांस्कृतिक पहचान एक मूलभूत इकाई के रूप में कहीं ना कहीं स्थापित होनी चाहिए। और जो भी संघीय प्रणाली है उसको कहीं ना कहीं इस विविधता के सम्मान के साथ क्या करना चाहिए, एक इस तरह की संरचना निर्मित करनी चाहिए, ताकि संविधान में निहित जो भी समानता का जो अधिकार है, संघीय जो सिद्धांत लागू करने की बात है, उसे सुनिश्चित किया जा सके। तो इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई। ओवरऑल यही आप कह सकते हैं कि संघीय जो सिद्धांत है उसको सशक्त करने और राज्य की जो अपनी स्वायत्तता है उसको बढ़ाने के लिए व्यापक जो सुधार है उसकी ज़रूरत अब अपने देश में महसूस की जा रही है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष के तौर पे कहा जा सकता है। दूसरी बात ये भी है कि यह केवल सीमांकन की प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि लोकतांत्रिक और जो भी संघीय ढांचे हैं उसको मजबूत करने की प्रक्रिया होगी। तो इस तरह की जो भी सुधार प्रणाली है वो अब लागू करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो दूसरा आर्टिकल है वो भारत में जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो मानव विकास है, कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, उसकी भूमिका के संदर्भ में ये जो आर्टिकल है वो इस मैगजीन में प्रकाशित किया गया है। क्योंकि मानव विकास जो रिपोर्ट 2000 कह सकते हैं कि 25 है, 2025, ये जो रिपीट है भारत की जो भी प्रगति है, जो भारत प्रोग्रेस कर रहा है, उस प्रगति पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। उसकी जो भी कमियां हैं उन पर क्या है ये एक नज़र डालती है। जैसे 2015 से वर्ष 2023 तक 8 वर्षों में भारत की जो रैंकिंग है वो केवल 5 स्थानों तक ही बढ़ी है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि 2015 और उससे लेकर 2023 लगभग 8 वर्षों में भारत की मानव विकास जो रिपोर्ट आती है उसमें जो रैंकिंग है, इंडिया की जो रैंकिंग है, उस रैंकिंग में कोई बड़ा कह सकते हैं कि सुधार नहीं देखने को मिला है। कुछ ही रैंक भारत ऊपर उठा है। वहीं 1990 से वर्ष 2023 तक औसत जो वार्षिक मानव विकास जो सूचकांक है उसमें जो विकास दर है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। और ये सारी जो विकास दर हैं, ये वैश्विक जो भी आंकड़े हैं उनके जो दर हैं औसत, उनसे काफ़ी कुछ कहीं ना कहीं देखें तो बहुत ही पीछे मानी गई है। और इस कारण से भारत की जो प्रगति है वो काफ़ी कम दिखती है। तो इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो अब क्या हो गए हैं, अब वो चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। और भारत की जो प्रगति है वो अब काफ़ी कम दिख रही है इस रिपोर्ट में। तो ये हमारे लिए एक चिंताजनक कह सकते हैं कि विषय है।
इस सिनेरियो में देखें, इस पूरे परिदृश्य में देखें तो ये भारत के संदर्भ में जो भी स्थितियां दिखाई गई हैं ये काफ़ी चिंताजनक हैं। वैश्विक जो संकट है उनके साथ मिलकर ये और भी गंभीर होती हैं। जैसे वैश्विक महामारी आई थी तो उस समय देखें तो जो मानव विकास है उसको काफ़ी पीछे धकेल दी, क्योंकि पूरे दुनिया इससे प्रभावित हुई और भारत भी इससे छूता नहीं था। नए आर्थिक जो संकट है उसका सामना दुनिया भी कर रही है, भारत भी कर रहा है, और ख़ास तौर पे मानव विकास के संदर्भ में जो भी प्रगति है वो भारत में तो निश्चित तौर पे धीमी पड़ गई है। और रिजल्ट यही हो रहा है कि वैश्विक विकास के लिए जो भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है अब वो आने वाले दशकों में ही पूरे हो सकते हैं। और भारत की जो स्थिति है ख़ास तौर पे देखें तो जो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, इनकम में जो अनइक्वलिटी देखने को मिल रहा है, जो लिंग कह सकते हैं कि भेदभाव है, ऐसी जो चुनौतियां हैं भारत में काफ़ी गहरी इनकी जड़ें हैं और जटिल ये मुद्दे हैं जिनके समाधान के लिए भारत को अब बड़े स्तर पे काम करना होगा। जो कुछ मुख्य इंडिकेटर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो भारत का जो एचडीआई है, जो वैश्विक कह सकते हैं इसके संदर्भ में जो तुलना है उसकी अगर बात करें तो भारत के मानव विकास के जो संकेतक हैं वैश्विक औसत से भी नीचे हैं। जैसे देखिए जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो जीवन प्रत्याशा है, भारत में जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष है, जबकि वैश्विक जो औसत है वो 73.4% है। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो 3 वर्ष कम दिख रहे हैं। जो भी शिक्षा के औसत वर्ष हैं, भारत में शिक्षा के जो औसत वर्ष हैं वो 6.9 वर्ष हैं, जो वैश्विक औसत 8.8 से देखिए तो वो कम है। ऐसे ही प्रति व्यक्ति जो जीएनआई है, भारत का जो भी प्रति व्यक्ति कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो स्थिति है वो कितनी दर्शाई गई है तो वो 9,047 है, इतने डॉलर दिखाई गई है, और ये 20,327 जो वैश्विक औसत है उससे काफ़ी कम मानी गई है। इस कारण से इस तरह की जो चिंताजनक स्थिति है ये अब गंभीर बनती जा रही है। एसडीआई और जो भी जीएनआई रैंकिंग है उसमें एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। भारत की प्रति व्यक्ति जो आय है वो काफ़ी कम है, लेकिन एसडीआई रैंकिंग उसके प्रति व्यक्ति जीएनआई रैंकिंग में देखें तो 7 स्थान का एक अंतर देखने को मिल रहा है, और ये उन देशों के मुकाबले काफ़ी खराब स्थिति मानी जाएगी जिनका एसडीआई ऊपर होता है। तो इस तरह के जो डेटा हैं जो वो कहीं ना कहीं अब भारत के लिए गंभीर समस्या बनते जा रहे हैं। मानव विकास पर जो असमानता है उसके जो प्रभाव हैं वो क्या है, तो देखिए भारत का जो एसडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, ये न केवल आंकड़ों से प्रभावित है बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आय के बीच में जो एक खाई है, एक गहरी असमानता है, उससे भी प्रभावित है। असमानता समायोजित जो एसडीआई है, जो मानव विकास के जो 3 मुख्य कंपोनेंट हैं उनमें असमानताओं को दर्शाता है, तो भारत में इसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। ये आंकड़ा 30.7% दर्शाता है, और ये वैश्विक और जो उच्च एसडीआई देश हैं उनके मुकाबले कहीं ज़्यादा दिखता है। जहां असमानता समायोजित जो एसडीआई है उसमें केवल 10% की गिरावट दर्ज की गई है। तो इस तरह के जो अंतर हैं वो काफ़ी कुछ कहीं ना कहीं एक चिंताजनक जो स्थिति है वो दर्शाते हैं। यही नहीं, भारत में जो प्रमुख असमानता जो सूचकांक है अगर उसकी हम बात करें तो हेल्थ के स्तर पे देखें, स्वास्थ्य के स्तर पे देखें तो एक असमानता देखने को मिलती है। दूसरा, शिक्षा के स्तर पे असमानता देखने को मिलती है। आय के स्तर पे ये असमानता देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करें स्वास्थ्य के स्तर पे तो भारत का जो सूचकांक है वो 29.9 है, जबकि उच्च जो एसडीआई देश हैं उनमें ये जो औसत है ये केवल 9.9 है। तो देखिए कितने का अंतर है। वहीं शिक्षा में असमानता की अगर बात करें तो भारत का जो सूचकांक है वो 36.9 है, जबकि वैश्विक जो औसत सूचकांक है वो 21.5 है। तो इससे काफ़ी एक अंतर देखने को मिल रहा है। आय के स्तर पे भी असमानता है। भारत का जो आय असमानता सूचकांक है वो 37.4 है, जबकि उच्च एसडीआई देशों में ये कितना है, ये 20.1 है। तो देखिए यहाँ पर भी एक बड़ा गैप आपको देखने को मिल रहा है। लिंग असमानता के अगर हम बात करें और इसके प्रभाव की बात करें तो भारत में जेंडर स्तर पे काफ़ी अंतर पाटा गया है, लेकिन अभी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर देखें तो लिंग असमानताएं मौजूद हैं, और ये कहीं ना कहीं असमानताएं क्या है और सारी समस्याओं को बढ़ा देती है। लिंग जो विकास सूचकांक है, जेंडर जो डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें भारत जो है उसको समूह 5 में रखा गया है, जिसमें नेपाल, पाकिस्तान और इराक जैसे देश इस ग्रुप में शामिल किए गए हैं।
प्रमुख जो लिंग असमानताएं देखने को मिली हैं जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में, क्योंकि जो भी भारत की जो महिलाएं हैं उनकी जो जीवन प्रत्याशा है वो उच्च एचडीआई वाले जो देश हैं उनसे कहीं ना कहीं वैश्विक जो औसत है उससे काफ़ी कम देखने को मिली है। यही नहीं, एजुकेशन के सेक्टर में वही स्थिति देखने को मिली है। प्रति शिक्षा के औसत जो वर्ष हैं उसमें भी यही स्थिति देखने को मिली है। प्रति व्यक्ति जो जीएनआई है उसमें भी हालत खराब है। जो वर्क फोर्स है, जो कार्य बल भागीदारी है उसमें भी स्थिति ठीक नहीं है। जैसे अगर देखेंगे तो भारत में महिलाओं की जो कार्य भागीदारी है ये उच्च एचडीआई देशों के मुकाबले केवल 66% है और वैश्विक औसत का देखें तो 75% है। तो यहाँ भी एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के जो अंतर हैं ये कहीं ना कहीं अब एक गंभीर संकट पैदा कर रहे हैं। अब चूंकि शीर्षक इसका था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आखिर भूमिका क्या है मानव विकास में, तो थोड़ा सा इस पर बात करें। भारत के सामने देखें तो जो मानव विकास है इसमें सुधार की चुनौतियां हैं, फिर भी देखें तो जो एआई है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके तेजी से बढ़ता हुआ जो इस समय जो चलन है, जो एक प्रयोग है, उपयोग है, वो काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो भारत का जो भी विकास का क्षेत्र है, जो अंतर्निहित समस्याएं हैं जिन पर हमने बात की, तो भारत के विकास के मार्ग को एक नए सिरे से एक आकार दिया जा सकता है एआई के इस्तेमाल से। भारत में एआई की जो पहुंच है वो विकासशील देशों में देखें तो एक तरह से सबसे अधिक देखी जा रही है और इसके कई सारे लाभकारी पहलू भी हैं। जैसे एआई की अगर हम बात करें तो जो एआई है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, इसके संदर्भ में जो एक्सपर्टाइज की बात कही जा रही है, विशेषज्ञता की बात कही जा रही है कि भारत में लगभग 5 मिलियन जो सॉफ्टवेयर हैं वो डेवलपर्स हैं। तो भारत में जो डेवलपर्स हैं वो क्या है, उनकी जो संख्या है वो काफ़ी अधिक है। तो दुनिया में 1/5 जो एआई रिसर्च है वो भारत में ही हो रहे हैं। स्टेम क्षेत्र में देखें, जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, कह सकते हैं कि मैथ है, ऐसे जो विभिन्न इंजीनियरिंग है, ऐसे तो ये कहा जा रहा है कि जो स्टेम जो सेक्टर है जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे जो क्षेत्र हैं, भारत में 50% क्या है कि स्टेम क्षेत्र में स्नातक महिलाएं हैं जो क्या कर सकती हैं कि वो समावेशी विकास को और बढ़ावा दे सकती हैं। भारत के पास एआई के उपयोग को कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, शिक्षा का जो क्षेत्र है, आय का जो क्षेत्र है, उसमें प्रगति के स्तर पे इसका समावेशन किया जा रहा है। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि एआई जो है इसे और रिफाइंड कर मानव पूंजी और भारत को अपने वर्तमान जो भी बैरियर्स हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको पार करके विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में ये मदद कर सकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो अब देखने को मिल रही हैं और ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि भारत के सामने जो भी मानव विकास है उसके सुधार की एक बड़ी ज़रूरत है और ये एक बड़ा चुनौती भी है। खास करके जो एक इक्वलिटी के स्तर पे जो एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है कि खास करके जो असमानता है, लिंग भेदभाव है, इस तरह के जो मसले हैं, इस तरह के जो मुद्दे हैं, उसमें जो एआई है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके इसे और इनपुट दे करके एक बड़े स्तर पे इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है और इस संदर्भ में ये गेम चेंजर भी साबित हो सकता है, क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। यदि भारत में एआई में बड़े स्तर पे भारत निवेश करता है, खास करके समावेशन और लिंग समानता पर ध्यान देने के लिए, तो भारत न केवल जो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स है उसमें और आगे बढ़ सकता है, अपनी रैंकिंग सुधार सकता है, बल्कि वैश्विक विकास के लिए एक नया जो स्टैंडर्ड है, जो एक मानक है, वो भी क्या कर सकता है, वो भारत स्थापित कर सकता है और अपने देश में जो विद्यमान विभिन्न असमानताएं हैं उनको दूर करके आने वाले समय में जो समावेशी विकास की एक परिकल्पना है उसको भी प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से आज के इस एपिसोड में जो भी ये मैगजीन थी, इसमें प्रकाशित जो 2 आर्टिकल्स थे उन पर हमने बात की और इनका जो भी कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, उसको आपके सामने प्रस्तुत किया। जो भी की पॉइंट्स थे इन आर्टिकल्स में उन पर भी बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। इसके अगले एपिसोड में एक और महत्वपूर्ण मैगजीन में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उन पर हम चर्चा करने के लिए आपके सामने रूबरू होंगे। तो आज इजाज़त दीजिए, इतना ही। थैंक यू।